So this For General the Ziaul आप Huq's time. फॉर द व्यूअर्स आप थोड़ा-सा बताइए, हिंदी में बताइए कि लोग समझ में आए, व्हाट इज़ ऑपरेशन टोपैक? हिंदी में बताता हूँ। क्या है कि पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, उसने देखा, रियलाइज़ किया कि अम, 3 वॉर्स लड़ने के बावजूद भी वो कश्मीर को भारत से हथिया नहीं पाए 47 में, 65 में, 71 में। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम कुछ डिफरेंट करते हैं। तो उसमें क्या होता था, उन तीनों लड़ाइयों में पाकिस्तान पाकिस्तान से यहाँ कव्वालियों को बेचता था। 47 में उन्होंने रेडर्स भेजे, 65 में कव्वालीज़ भेजे। तो दे यूज्ड टू बी आर्मी, पाकिस्तान आर्मी पीपल इन सिविल dress as posing as terrorist, and also some of them used to be terrorists also, criminal elements, looters and dacoits type people. They would come, loot the people, rape the women, murder, plunder, and everything. Both they did in 47 also and 65. But they realized that they have not succeeded in this. 71 war तो ultimately पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए, बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया, जो आज प्रॉब्लम में गुजर रहा है। तो उसके बाद जब जनरल ज़ियाउल हक 71 वार के बाद 79 में आई थिंक जनरल ज़ियाउल हक आए और उनको भुट्टो को फांसी दे दी। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने कंसीव किया एक प्लान, उसको नाम, उसका ऑपरेशन टोपैक नाम था। ऑपरेशन टोपैक क्या था? ये पहले ऑपरेशन से डिफरेंट था। उसमें क्या है कि बाहर से लोगों को अंदर भेजते थे। ऑपरेशन टोपाक में ये सोचा गया कि कश्मीर के लड़कों को पाकिस्तान लाया जाए, उनको रेडिकलाइज़ किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, हथियार दिए जाएँ और फिर उनको कश्मीर में उपद्रव करने के लिए भेजा जाए। और उनको कहा गया कि आप चलो, आप भारत सरकार के खिलाफ उपद्रव करो, और हम पाकिस्तान की फ़ौज आपकी मदद के लिए आएगी, जो कभी भी नहीं आई और ना आनी थी। क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज की हिम्मत नहीं है, भारत की फ़ौज को फ़ेस करने की, ये सच्चाई है। और ये पाकिस्तान की फ़ौज अच्छी तरह जानती है। तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन टोपैक। ये इम्प्लीमेंट होने लगा 86 के बाद। उसको कंसीव 83, 84, 85 में किया और ये इम्प्लीमेंट 86, 87 के बाद शुरू हो गया। तो इसमें पहला बैच लड़ कश्मीरी लड़कों का 70 का बैच था, वो लिया गया पार, उनको ट्रेनिंग दी गई, हथियार दिए गए और उस वक़्त AK-47 राइफ़ल जो थी, जो इनको दी गई, वो जे-एंड-के पुलिस ने देखी भी नहीं थी और नॉर्मली भी जे-एंड जो पुलिस होती है उसका, अब पुलिस इज़ नॉट मेंट टू फेस कोवर्ट वॉर like Operation Topak. It was a covert war launched on India. तो पुलिस जनरली तफ्तीश करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, मर्डर हो गया, रेप हो गया, चोरी होगी, डाका लग हो गया और उसकी एविडेंस को कोर्ट में पेश करती है और सजा दिलाती है। ये एक वॉर जैसी सिचुएशन, तो ये 87, 88 से जब स्टार्ट हुआ, उसमें बम ब्लास्ट होने लगे, फायरिंग होने लगी इंडिस्क्रिमिनेट और टोटल स्ट्रीट्स पे लोगों को एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि कश्मीर पूरी तरह से इरप्ट कर गया। और जब इनिशियली तो जे-एंड-के पुलिस को थोड़ा सेटबैक हुआ बिकॉज़ वी नो वन वाज़ प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन। बट आहिस्ता-आहिस्ता जे-एंड-के पुलिस के 1-2 साल, 3 साल लगे। फिर हमने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप अपने बनाए 19 94, 95 में। Then we started picking up these terrorists, killing them, and then there was a massive response. Indian Army was flown in 91, 92. A lot of paramilitary forces were flown in. So सिचुएशन को फिर कंट्रोल किया गया बहुत अच्छी हद तक और काफी एंटी टेरर ऑपरेशंस लॉन्च किए गए और सिचुएशन काफी इम्प्रूव हो गई। फिर अल्टीमेटली 1980
सॉरी 1995-96 में हम असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन करवा पाए वहाँ। 95 में पार्लियामेंट इलेक्शन और 96 में असेंबली इलेक्शन करवा पाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट 97 जनवरी में फिर बनी। दैट वाज आफ्टर फ्रॉम 90 टू 97 देयर वाज नो, इट वाज गवर्नर्स रूल, कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी। तो फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट लाई गई। उसके बाद काफी ऑपरेशन चलते रहे, काफी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आई, लेकिन पाकिस्तान ने फिर एक अगर आपको याद होगा कारगिल वाला ड्रामा किया, कारगिल वार जो हुई उसमें जो कश्मीर से लद्दाख को सड़क रोड जाता है, उसको ओवरलुकिंग पहाड़ियां जो हैं, उधर पाकिस्तान के आर्मी के रेगुलर लोग टेररिस्ट बनकर दे कॉट। विंटर में क्या है कि इंडियन आर्मी विथड्रॉ कर जाती है, हैवी स्नो बाउंड एरिया है, वहां बहुत हाइट है और काफी स्नो बाउंड एरिया होता है। तो इंडियन आर्मी सिर्फ लॉन्ग रेंज पेट्रोल रखती थी और विथड्रॉ कर जाती थी बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम विंटर, बिकॉज बहुत हाई माउंटेन्स हैं हिमालयाज के। तो उधर उसका एडवांटेज लेके पाकिस्तान की आर्मी इन द गाइज ऑफ टेररिस्ट बन के उन्होंने वो हाइट्स कब्जा कर ली टू एंश्योर दैट ये जो लद्दाख का रोड है इसको कट किया जाए। दिस वाज ए प्लान। एंड फिर कारगिल वार हुई तो आप सब जानते हैं, उसमें पाकिस्तान की डिफीट हुई और वी आल्सो लॉस्ट अबाउट 550 आर्मी jawans and officers, and Pakistan lost, had much more damage, and India threw them out. So that was a turning point one in Kashmir situation. उस वक्त जो आर्मी को मूव किया कारगिल वॉर के लिए, तो काफी गैप्स, जो इंटरनेशनल एलओसी का एरिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां आर्मी डिप्लॉयड होती है, तो काफी गैप्स हो गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो फॉरेन टेररिस्ट थे बहुत नंबर्स में अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गए। दैट इज द टाइम यू सॉ लॉट ऑफ terror incidents both in Kashmir also. Indian parliament was attacked. There were attacks all over India. There were attacks on the assembly of J&K, and many suicidal attacks. That phenomena, if you remember, suicidal attacks का phenomena हुआ, जिसको फिदाई attack terrorist बोलते हैं। उसमें in one of the attack I was also injured. This is the bullet, my hand was cut. उसकी मैं बाद में बात करूंगा, just to in a precise manner what happened in last 30 years in Kashmir. I'm just, because that will take a lot of time, I'll just briefly I'll tell. So this was 2001 and 2. 2001 and 2, after 99 Kargil war, was the peak of terrorism incidents. आप कोई भी पैरामीटर लेंगे, 2001 and 2002 टेररिज्म का पीक पीरियड था in terms of all parameters of violence. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मुफ्ती सेकंड इलेक्शन हुई 2002 में, तो उसमें मुफ्ती सैयद की गवर्नमेंट आई along with कांग्रेस, तो उसके बाद सिचुएशन फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज होने लगी। लेकिन 2008 में अगेन an issue was made, अमरनाथ लैंड रोड, जिस पे गवर्नमेंट जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दिया गया, और पीडीपी जो एक मुफ्ती सईद की पार्टी थी, उसने कांग्रेस से सपोर्ट विड्रॉ कर ली। तो देन अगेन देयर वाज अ लॉट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बोथ इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद उमर इलेक्शंस हुई, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट आ गई, एंड देन वी हैड another landmark situation happening in 2010. Lot of law and order situation happened in Kashmir Valley. We lost about I think about 110, 111 civilians in police firing. After that, things stabilized. Then there was Burhan Wani incident in 2016, and that is the time I was appointed as DGP. From 2016 to 2018, I was DGP in Jammu and Kashmir, and Burhan Wani
post Burhan Wani situation was very, very bad in Jammu and Kashmir. It was almost like 90s and things एक दिन में 50-60 जगह पर पत्थरबाजी होती थी और एक जगह पर दर्जनों पुलिस वाले और सीआरपी वाले जख्मी होते थे, फौज वाले जख्मी होते थे और मॉब एक-एक जगह पे 100-100, 200-200 लड़के, 400-400 लड़के पत्थरबाजी करते थे और इस तरह के 50-60 इंसिडेंट रोज के कश्मीर वैली में होते थे और उन्होंने सारी जो बहुत सारे एरियाज को लिबरेटेड जोन बना दिया था। आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं जा सकते थे, सड़कें काट दी थी, पोल तोड़ बिजली के खंबे और दरख्त डाल दिए थे ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट ना हो। तो खैर उस सिचुएशन को भी फिर कंट्रोल में लाया। देन आई स्टार्टेड ऑपरेशन ऑल आउट विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी एंड द सीएपीएफ के साथ मिलके और ऑपरेशन ऑल आउट में जितने टॉप कमांडर्स थे उनको टारगेट किया गया, वो आज तक चल रहा है। उसके बाद फिर लैंडमार्क डेवलपमेंट आई जो 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 वाज रिमूव्ड and then things started improving tremendously and you see today what Kashmir is. Now we had a successful election and now Umar Abdullah's government is there in Kashmir, but we saw a spate of terror incidents before assembly election in Jammu region and after the election in Kashmir Valley. But I think security forces are going after them, and you will very soon see that things will be brought under control. So, in a brief nutshell, Kashmir, 30 years का मैंने 10 मिनट में बताया. Otherwise, I can go on speaking for I think full one day on this. So, आई नो आपके बहुत सारे सेमिनार्स मैंने सुने हैं एंड आई नो व्हाट यू आर सेइंग। और आपको उधर भी सुना है, जयपुर डायलॉग्स में भी सुना है मैंने आपको। जी, जी. एक थोड़ा-सा वो इंसिडेंट दर्शकों को बताइए कि जब आपकी उँगली कट गई, दिखा रहे हाँ, थे अभी आप। देखिए मैं दिखा रहा हूँ ये गोली लगी है, हाथ कटा है। क्या हुआ कि मैं डीआईजी बारामूला कुपवाड़ा रेंज है जी, हमारा बॉर्डर का इलाका है कश्मीर वैली का, जो पाकिस्तान से लगता है। मैं उधर का डीआईजी रेंज था। मुझे उस वक़्त जो पुलिस चीफ थे जेएंडके के, उन्होंने कहा कि आईजी कश्मीर जो पूरे कश्मीर के इंचार्ज होते हैं, वो मिस्टर गिल थे, वो छुट्टी जा रहे हैं, तो आप उसका इंचार्ज रहिए। तो मैं कश्मीर श्रीनगर में था, लेकिन रात को मुझे किसी वजह से बारामूला जाना पड़ा। तो मेरी मूवमेंट उन्होंने वायरलेस पे इंटरसेप्ट की टेररिस्ट ने। तो एक गांव है सोपुर क्रॉसिंग, जो श्रीनगर बारामूला रोड है, उसमें सोपुर क्रॉसिंग के पास एक गांव है, वो उन्होंने खाली कराया। देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ टेररिस्ट ईच of 7 to 8 people. To I think total number must be over 17-18 terrorists. So गांव को खाली करवाया उन्होंने और दोनों तरफ यूएमजी यूनिवर्सल मशीन गन फिट किया, रोड के दोनों तरफ। और जब मेरा मोटरकेट रात के वक्त 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, 23 मार्च 1999 को ये इंसिडेंट हुआ। उस वक्त मेरी गाड़ियों पर उन्होंने सैकड़ों गोलियां चलाई यूएमजी से, जिसमें एक सीआरपी का हेड कांस्टेबल सीरियसली उसका जो पेट की अंतड़ियां है वो बाहर आ गई एंड ही डाइड देयर ऑन द स्पॉट। और मेरी गाड़ी जो बुलेट प्रूफ एम्बेसडर थी, उसमें कुछ गोलियां अंदर आई, जिसमें मेरा एक जो सिख ड्राइवर था उसको यहाँ लेफ्ट शोल्डर पे गोली लगी और वो सीरियसली इंजर हो गया। और दूसरी गोली जो आई उसने मेरा ये हाथ काट दिया, ये वाला। इसको फिर रिकंस्ट्रक्ट करवाया दिल्ली में प्लास्टिक सर्जन से। और एक ग्रेनेड का स्प्लिंटर आया, वो मुझे यहाँ पंक्चर कर गया मेरी स्कल को। और मैं लकी ये था कि उसने मेरे ब्रेन को डैमेज नहीं किया। इट गॉट एम्बेडेड इन द स्कल, बट देयर वाज लॉट ऑफ ब्लीडिंग बोथ फ्रॉम द हैंड एंड फ्रॉम द हेड। सो ऐसे लगता था जैसे किसी बकरे को काटा है उस गाड़ी में।